बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाजरीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इस वाज़े मौक़िफ़ के बाद कि माफ़ी हर हाल में मांगनी पड़ेगी और माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते और माफ़ी ना मांगने वाले ज़िद और अना को कायम रखने वाले शैतान होते हैं, उसके बाद सवाल एक ही है, क्या इमरान खान साहब और उनकी जमात माफ़ी मांगेगी? क्या इस बात का इकरार करेगी कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़, कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई, जो एक ज़ेन साजी की, वो उनकी गलती थी और उस पर वो पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं? फिर अगला सवाल ये है कि क्या माफ़ी मांगने के बाद PTI के लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे? क्या जो लोग सज़ा पा चुके हैं उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकेगी? इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और सियासत में अपना वही किरदार अदा कर सकेंगे कि जो वो ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए? फिर तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात या बातचीत की कोशिशें की जाती रही हैं, वो नतीजा खेज हो सकती हैं या महज ये सारी बातें बयानबाजी तक ही महदूद रहेंगी? और अगर देखा जाए दूसरी तरफ, इस वक्त मुल्क के अंदर सैलाबी तबाहकारियों ने पूरी मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा का अगर तज़किरा किया जाए तो पूरे सूबे के अंदर एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली मीन गंडापुर दावेदार हैं कि सूबे के पास फ़ंड्स भी हैं, उनके पास इतने फ़ंड्स हैं कि जो भी मुतासरा इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है माली मदद भी दी जाएगी, उनकी बहाली का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अगर पिछले 4 रोज़ से आप देखें, इस सैलाबी तबाही की वजह से जहाँ जहाँ आपको नज़र आता है अफवाज पाकिस्तान के जवान पहाड़ों पर, नदी नालों पर, दूर दराज के देहातों पर आपको पहुँचते हुए नज़र आते हैं। दूसरी तरफ राशन की फराहमी की जा रही है। आर्मी चीफ की खुसूसी हदायत पर तमाम जगहों पर जवान लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनकी बहाली का काम भी शुरू किए हुए हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सिविल इदारे इतने इफेक्टिव क्यों नहीं हैं? या लोग अपनी मदद आपके तहत ऐसे सानियात में आगे बढ़ते हैं या अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ता है? सिविल इदारे बारहा दावों के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं कर पाते। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब रऊफ़ क्लासा साहब। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब हमाद हसन साहब, जबकि सीनियर साफ़ी सीनियर तज़कियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। रऊफ़ क्लासा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। पैगाम बड़ा वाज़े है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हालात ऐसे ही रहेंगे। इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? PTI को माफ़ी मिलने का इम्कान है? जी, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा ये ख्याल है, ये जो सवाल है इसका जवाब हम सब जानते हैं। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल जो है वो करना पड़ता है कि खान साहब जो है वो ये माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अब इसमें 2-3 इसमें चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो मुझे लगता है ये क्लैश ऑफ ईगोज़ है। अंग्रेज़ की एक बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है कि उन्होंने 2 लफ्ज़ ईजाद किए हैं, सॉरी किया है, थैंक यू किया है। तो मैं किसी का शुक्रिया अदा करो या किसी से माज़रत करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खान साहब जो है एक अपने उसमें अना के खौल में है कि यहाँ पे अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो फिर मेरा जो क्राउड है, जो मेरे नौजवान हैं, यूथ हैं, सोशल मीडिया है, व्हाटएवर जो भी है, तो ये सारे मुझसे मायूस होंगे कि आप देखें खान साहब ने क्योंकि अपना एक लार्जर देन लाइफ एक इमेज बना लिया है कि मैं जो हूँ, मैं कोई आम सियासतदान नहीं हूँ, मैं आम बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत गैर मामूली इंसान हूँ। मुझसे गैर मामूली आप इक़दामात की आप तवक्को रखा करें। आई एम सुपर एक मैन, वो अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। अगर वो नहीं भी समझते तो उनके फॉलोअर सारे उनको सुपरमैन समझते हैं कि ये कोई गैर कि ऐसी मखलूक है जो आम आदमी से वो हट कर हैं, लिहाजा उन पे आम आदमी वाले कवानीन, आम आदमी वाले एक्सपेक्टेशन, आम आदमी वाले तरीक़ेकार भी उन पे अप्लाई नहीं होते। अब खान साहब जो हैं वो एग्ज़ैक्टली इसी ही फ्रेम ऑफ माइंड पे हैं और उन्होंने जो कहा था कि जनाब के मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो फ़ौज को मांगनी चाहिए। अब इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। सेम गोज़ फॉर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कि अगर जी जी अगर ये खान साहब अपने आप को कोई नेक्स्ट बिग थिंग समझते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं यहाँ 78-70 साल से हमारी हुकूमत रही है, वे हमने कंट्रोल किया, हमने आप लोगों को बनाया है, हमारी ही पावर से, हमारी सपोर्ट से आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो, किसी दिन आप हमें चैलेंज कर लेते हैं। और अगर आर्मी चीफ जो है वो एक कदम पीछे जाते हैं, उनकी भी 6 लाख आर्मी है, 6 लाख फोर्स है, उनके भी कमांडर्स हैं, वो कहते हैं हमारी ईगो है, अना है, अगर हम पीछे हटते हैं माफ़ी लिए बगैर अगर हम इनको इनको आके रिहा करते हैं तो मेरी फिर कमांड क्या रहेगी? फौज मुझसे क्या एक्सपेक्ट ठीक। करेगी कि देखें एक पॉलिटिशियन उठा है, अपने बंदों के जोर पर आया है और उसने आपसे माफ़ी मांगी है, गालियाँ दी हैं, हमले करवाए हैं और बहुत कुछ हुआ है तो आप लोग डर गए हैं। सो ठीक है। बेसिकली ये 2 पावरफुल लोगों का एक एक क्लैश है
जो आपको नजर आ रहा है, और कोई साइड उससे एक पार्टी से पीछे नहीं हटना चाहती, जिस पे ये तस्वर मिले कि वो डर गए हैं, वो पीछे हट गए हैं, वो दबाव में आ गए। ना खान साहब ये करना चाहते हैं, ठीक है। ना मेरा ख्याल है आर्मी ये करना चाहते हैं। लेकिन लास्ट पे मैं जी समझता हूँ कि आर्मी ने अपने तय उन्होंने कड़वा घूंट खाया, पिया। एक पहले ऑफर की थी, DGISPR ने कहा था कि आप माफी मांगे तो आपसे बातचीत हो सकती है। एक दूसरा चांस अब निकला है, कोई 1.5-2 साल बाद तकरीबन। अब इसको खान साहब इसको इसी तरीके से जाया करते हैं, कल परसों अदालत में आएंगे, वहां पे सहाफियों को फिर उनसे मिलके वो करेंगे, या कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाई करते हैं कि चले एक ऑफर ही है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से बात करता हूँ, उनसे थोड़ा मशवरा करते हैं कि हम फंस गए हैं, सजाएं हो रही हैं, सब जेल में है, रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो शुड वी कंसिडर इट। जिसके चांसेस बड़े कम है कि खान साहब कल अगर अदालत में है या परसों जब भी केस लगा, उनके रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं कह सकता हूँ, आई विश के मैं गलत साबित हूँ, कि वो इसमें 99% चांसेस हैं कि वो ठीक है। इस ये पेशकश को रिजेक्ट करेंगे, बल्कि इससे आगे जाकर 2-4 मजीद वो सख्त बयान कर देंगे। लिहाजा मुझे कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता नहीं लग रहा इन दो, जो हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी तो एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल विद ठीक। बिग ईगो। एक लव सॉरी जो है, जो मसले हल कर सकता था, वो यहाँ पे अना, इज्जत, गैरत का मामला है, तो फिर आई सी बिल्कुल ठीक लिटिल है। होप सर। अतर काज़मी साहब, सियासत में तो कुछ चीज़ हतमी नहीं होती। कभी आप इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि यू टर्न तो बड़े अच्छे होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो इमरान खान साहब के पास एक ऑफ़र आ गई कि ठीक है माफ़ी मांग लें, हालात बेहतर हो सकते हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? और दूसरा, क्या माफ़ी मांगने से इमरान खान साहब के लिए इक़्तिदार के रास्ते हमवार हो जाएंगे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट फिलहाल तो मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही, इसलिए कि ये जो ऑप्शन है, ये जैसा अभी पहले क्रासा साहब ने भी फरमाया कि ये पहले भी मौजूद है, बल्कि तहरीके इंसाफ के अपने कुछ लोगों ने जाके भी खान साहब को ये ऑप्शन दिया था कि इसके ऊपर आप जो है माफ़ी मांग लें तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इवन कि वो तनवीर अहमद साहब जो अमेरिका से आए थे, उसमें जो 6 नकात डिस्कस हुए थे खान साहब के साथ, उसके अंदर तो इवन रिग्रेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि अगर आप रिग्रेट उस पर शो करें तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो क्या इस नई ऑफर जो है ये है भी या नहीं है, किस हद तक है, क्या इसको अगर वो इसके ऊपर मान जाते हैं तो उसके नतीजे में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां होंगी? फिलहाल मुझे वो सिचुएशन लगती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि ये बात कोई मैच्योर हो रही है। फिलहाल मुझे यही लगता है कि ये एक है ऑफर, एम्बिगुअस किस्म की ऑफर है। उस पर ना इधर से भी खुल के तो नहीं कहा गया, ना इमरान खान साहब का नाम लेके उस तरह कहा गया, ऑल्दो कि आज सोहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इसका जिक्र किया है और खान साहब का नाम लिया है, लेकिन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई सिचुएशन तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। हमाद हसन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तर काज़मी साहब ने कहा जी कि भाई इतनी शायद ये कहना कबरस वक्त है कि कोई माफ़ी की जो है पूरी ऑफ़र कर दी गई है। ठीक है कि इंटरव्यू सामने आया जिसमें यह कहा गया कि जो कुछ भी अगर कोई गलती इंसान करता है तो उसे उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या इस्टेब्लिशमेंट राज़ी होगी कि ठीक है माफ़ी मांग लें और सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएं? फिर इसको कैसे जो है वो कानूनी रास्ता इसका निकाला जा सकेगा? क्योंकि लोग सजा याफ्ता हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं। क्या इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वो माफ़ी भी मांग लेंगे तब भी उनका रास्ता हमवार तो नहीं होगा? देखिए रसूलुल्लाह साहब, पता नहीं सोहेल वड़ाई साहब के कालम को लोगों ने इतना ज़्यादा संजीदा क्यों लिया। ये बात तो 2 साल पहले DGISPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि जब तक मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन लगता ऐसे है कि ये भी महज एक बात ही है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुआफ़ी मांग ले और उनके मसाइल ख़त्म हो जाए। अगर वो फ़र्ज़ करे मुआफ़ी मांग भी ले तो क्या उनके कारकुन जो हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है? वो तो उस्मान बुज़दार को भी हीरो समझते रहे, वो तो फरागोगी की हमायत भी करते रहे, वो तो जो खान साहब कहते वो तो मान लेते, कल वो मुआफ़ी मांग लेंगे, वो इस पर भी शादियाने बजाएंगे। पहले तो वो उनका वो मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है कि उसको हम संजीदगी से लेंगे। खान साहब मुआफ़ी, लेकिन वो समझते हैं कि मुआफ़ी से मामला हल नहीं हो रहा है। खान साहब ने जो सियासत की तो उसने हर जगह 2 ऑप्शन छोड़े। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं डट गया हूं और दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये भी रखा है कि यू टर्न अच्छे होते हैं। एक तरफ कहा कि फौज मेरे साथ है, दूसरी तरफ कहा कि गैर जानिबदार तो जानवर होते हैं। तो वो हर जगह पर 2 ऑप्शंस रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए। अब जो मौजूदा सूरत हाल में जो बात हो रही है
तो उससे लगता ऐसे नहीं है। मुझे अतहर काज़मी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक है कि इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है कि इससे कोई बर्फ पिघल जाएगी, मसला हल हो जाएगा। मसला क्यों हल हो? मसला अगर इमरान खान फ़र्ज करे रहा हो जाए तो क्या वो अपनी तर्ज सियासत को तब्दील करेंगे? क्या वो अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करेंगे? क्या वो इदारों और दूसरी सियासी जमातों के साथ चल सकेंगे? ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो रहा है। वो उनका एक जेनेटिक मसला है, वो उनका एक मखसूस ज़हन है खान साहब का, और वो इसी तरह एक जारहाना बयानिए के ज़रिए अपनी सियासत चला रहे हैं। तो लगता ऐसे कि ये जो मुआफ़ी और ये मामलात, तो ये महज एक बयान है, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि एक सियासी बयान था, तो ये एक सियासी बयान तो हो सकता है, अमली तौर पर ये नामुमकिनात में से फिलहाल दिखाई दे रहा है। हमारे साहब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, छोटी कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो ये भी देखेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या ये महज इमरान खान साहब ये बात समझते हैं कि माफ़ी मांग भी ली तो फिर भी जिस जाल में वो फंसे हुए से निकल नहीं पाएंगे? कुछ ऐसी सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। क्रासा साहब, ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब बयानियां बनाते रहे, लोगों के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ सामने आ जाता है सोशल मीडिया पर, कहीं उनको भी अब महसूस तो नहीं होने लगा कि उनके साथ भी हाथ होने वाला है? माफ़ी की ऑफ़र दे दी गई, वो माफ़ी मांग लें, जेल में भी रहें ना, उनके कायदीन जो उनके रहनुमा हैं उनकी सज़ाएँ माफ़ हों, फिर इमरान खान साहब तो इस जाल में फंस सकते हैं। शायद इसलिए PTI माफ़ी मांगने से कतराती रही है। मेरे ख्याल PTI का मसला नहीं है, जैसे मेरे दोस्त भी अभी कह रहे थे और ठीक कह रहे हैं। PTI का मसला नहीं है, ये खान साहब का ज़ाती मसला है। और खान साहब ने जिस तरह की फोर्स अपने फॉलोअर्स बनाए हैं सोशल मीडिया पे, वो अब उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन गए हैं और वो उससे निकल नहीं पा रहे। जो मतलब उन्होंने जिस तरह का जाल एक बुना हुआ है कि खान साहब के कई फैसले हैं जो उनके अच्छे फैसले थे, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकली ठीक फैसले कर रहे थे, प्रैग्मेटिक कर रहे थे। बाद में आपको मतलब ग्राउंड, वो कहते हैं ना, आप जमीनी हकायक पे आपको फैसले करने पड़ते हैं। हो सकते हैं अनपॉपुलर फैसले, बट यू हैव टू डू दैट एज पॉलिटिकल लीडर। ये लीडरशिप को करने पड़ते हैं। ये लीडरशिप होते नहीं तो कामदार में और लीडर में क्या फर्क होता है कि लीडर थोड़ा सा फोर्स ही करके मुश्किल फैसले करता है जिसके उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो फेस करता है। इनका मसला ये है कि जब भी ये कोई अच्छा फैसला करने की कोशिश करे, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, जो हो सकता है कि उनको ठीक लग रहा हो और ठीक करें, तो फौरी तौर पर एक रिएक्शन आता है यहाँ पर सोशल मीडिया पर, व्लॉगर्स की तरफ से आता है, यूट्यूबर्स की तरफ से आता है जो खान साहब के सपोर्टर हैं या हामी हैं या बाकी लोगों की तरफ से, तो फौरी तौर पर वो विड्रॉ करते हैं। ये आज का मसला नहीं है, पिछले मैं 2014 से इस ट्रेंड को मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, जब से ट्विटर सोशल मीडिया जो है और इनकी बहुत बड़ी फोर्स है, फॉलोइंग है खान साहब की, PTI की। बहुत बड़े बड़े फैसले मैं आपको गिनवा सकता हूँ जब इन्होंने अपने वहां पे क्राउड के दबाव में रिवर्स किए, जो कि ठीक फैसले थे, नहीं करने चाहिए थे। वो मान लिया कि अनपॉपुलर होते, दुनिया भर में अनपॉपुलर फैसले किए जाते हैं। आपको याद होगा मिलियन मार्चेज हुए थे, बल्कि अतर भाई को तो पता होगा, लंदन में इन्होंने करीब से चीजें देखी होंगी। मिलियन मार्च हुआ था कि उस पे हमला मत करो, 2003 की बात करो, इराक पे लाखों लोग बाहर निकले थे, आपको लाखों जी वो पूरे यूरोप में निकले थे। इसके बावजूद उन हुकूमतों ने हमले किए, वो यूरोप में उसमें गए, इराक पे वो हिस्सा बने नेटो का, अमेरिका का इराक पे, और बाकी उन्होंने बम्बारमेंट की सब कुछ किया। उन्हें भी पता था कि लाखों लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, कल को हमें वोट नहीं मिलेगा, और बाद में उसके कंसिक्वेंसेस पॉलिटिकल भी हुए, कुछ हुकूमतें इलेक्शन हारी भी सही, लेकिन उन्होंने ग्रेटर इंटरेस्ट देखे कि हमारा यूरोप का ग्रेटर इंटरेस्ट इसमें है कि हमें यहाँ पे उसका अमेरिका के साथ खड़े होकर हमला करना है। तो सेम गोज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल, कि जब आप कोई फैसले करते हैं, अगर आपने बैठ के रऊफ जो है वो 20 लाख करके मेरे पे तनकीद करेगा, हमाद करेगा, अतर करेगा, ये नसरुल्लाह मलिक साहब करेंगे, ये क्या कहेंगे, अगर आपने हमें सामने रख के कोई फैसला करना है तो तसल्ली रखें। फिर आपका 2 करोड़ वोटर है, फिर 2 करोड़ लोगों को आप सामने रख के फैसले करेंगे तो यू विल एंड अप इन बाइटिंग द डस्ट। तो वही कुछ हो रहा है सर कि खान साहब जब भी कोई बात करने लगते हैं, उनकी पार्टी को ट्वीट करने लगती है कोई चीज, उनके सामने अपना पार्टी का लॉन्ग टर्म मफाद सियासी नहीं होता। उनके सामने ये 8, 10, 15 आप और मेरे जैसे लोगों के फेसेस होते हैं, चेहरे होते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं, ये कल को क्या रिएक्शन देंगे, ये तनकीद कर लेंगे, हमारा वोट बैंक ये मुतासर हो जाएगा, मेरा हीरोइज्म का जो मेरा एक वो बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, वो हर्ट होगा। अपने इमेज में इतना अपने आप को बंद कर लेते हैं, व्हाट विल पीपल से, द मोमेंट यू थिंक व्हाट विल पीपल से, आप तो प्रिजनर है ना। फिर मतलब मैं सोचना शुरू कर दूं मेरे बारे में, अतर काज़मी साहब हमारा आप क्या सोचते हैं, तो मैं तो आपका कैदी हो गया हूँ, फिर तो मैं आपकी पसंद नापसंद को आगे रख के जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। सेम इज हैपनिंग विद खान साहब, और उनकी पार्टी का मसला नहीं है, पार्टी को मैं बिल्कुल बेकसूर समझता हूँ। बहुत सारे लोग हम उस पर तनकीद करते हैं कि पार्टी के लोग नहीं चाहते खान साहब बाहर हैं, बला बला भाई,
कि पार्टी के लोग की वजह से खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। वो पार्टी कुछ कोशिश करती है, खान साहब दूसरे दिन वहां से ऐसे बयान देते हैं इतने सख्त के इवन मीडिया नहीं रिपोर्ट कर सकता, आप और मैं जिक्र नहीं कर सकते सर। सो ये सारा ये मसला जो है खान साहब की बराबरों का, उनके एक लार्जर देन लाइफ का इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ है। खान साहब जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं वाली बात है, वो गलत बात कह नहीं सकते। खान साहब क्यों माफी मांगे, वो क्यों सॉरी करें। सो ये वो इमेज खान साहब ने अपना खुद बनाया है, अपने लोगों को उन्होंने सेल किया है बड़ा सक्सेसफुली। अब उससे निकलना भी चाहे तो वो निकल नहीं सकते। सो उनके लिए इतना आसान नहीं है सॉरी करके चीजें ठीक करना। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब अगर माफी मांग भी लें, डर क्या है उनको? क्या उनका फॉलोअर्स जिनके बारे में वो कहते हैं जी मैं जो भी कहूँ वो आमीन कहता है, फॉलोअर्स उनसे दूर जा सकता है, वोट बैंक कम हो सकता है? अगर खान साहब को इस बात की परवाह नहीं है कि जो भी वो बात कहेंगे उनके कारकुन उसको कबूल कर लेंगे, फिर माफी मांगने या रास्ता बनाने में हर्ज क्या है? क्या डर क्या है इमरान खान साहब को? देखिए मलिक साहब, एक तो मैं इस आर्गुमेंट से एग्री नहीं करता कि जो भी वो बात कहेंगे तो फॉलोअर्स मान लेंगे या पाकिस्तानी मान लेंगे। ये फॉलोअर्स की बात नहीं, ये वो सोच है जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ लाहौर से भी एक मशकूक हल्के से जीता है। ये वो सोच है कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी आज चंद अजला की जमात बन के रह गई है। ये समझते हैं कि अवाम को पता नहीं है और जो कहा जाएगा वो मान लेंगे। नहीं, ये इस वक्त इमरान खान साहब किसी यूट्यूबर या किसी कारकुन की सोच के नतीजे में जेल में नहीं है। खान साहब जो है उनका एक अपना फैसला है और जो लोग हैं उन्होंने भी चीजों को देख लिया है कि चीजें किस तरह होती हैं। आप देख लेना कि 9 मई का इल्जाम लगा, उसके बाद बहुत सारे मुकदमात बने, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो इंतखाबात हुए जहां पे 9 मई के मुकदमात भी थे, उन हल्कों में भी अवाम ने किसको वोट दिया। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब की जात का या उनके चंद कारकुनों का इशू नहीं है। इस वक्त ओवरऑल मेजॉरिटी जो आपको बड़ी क्राइसिस नजर आ रही है वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर है कि यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं रह गया, कोई शख्सियत ऐसी नहीं रह गई, कोई आईनी ऑफिस ऐसा नहीं रह गया जिसके ऊपर अवाम एतमाद करें। कल इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो आप देखेंगे कि यही अवाम इनको इस तरीके से हो सकता है मुस्तरद करे कि किसी को समझ भी ना आए। जब ये इक्तदार में थे, हर दूसरे हल्के में से हुए तो ये हार रहे थे। तो ये इमरान खान साहब का नहीं है कि वो जो है उन्होंने कोई चीज ऐसी कर दी है या ऐसी कोई मौकिफ ले लिया है और वो अवाम और यूट्यूबर्स के कहने पे सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, ये उनका एक जाती है और हर बंदे की एक जाती वो होता है। अब उससे हो सकता है मैं इख्तलाफ करूं या आप इख्तलाफ करें, असल जो बयानिया है वो इस वक्त अवाम लेके चल रही है और उस बयानिए के साथ अगर नवाज शरीफ खड़ा होगा, वोट को इज्जत दो की बात करेगा तो उसके टिकट पे इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। अगर उस बयानिए के साथ इमरान खान खड़ा होगा तो बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये मानने की जरूरत है हमें, जो कौम का इज्तिमाई शऊर है, मेरे ख्याल में उसकी बार बार इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है सियासी जमातों को। इनको कम से कम क्रेडिट दें अवाम को कि वो समझते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है और उसके मुताबिक फिर वो फैसला करते हैं। हमाद हसन साहब, ये क्या सोच है कि हम कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अगर इमरान खान साहब हैं तो उसके साथ अवाम हो, अगर मियां नवाज शरीफ हैं तो उनके साथ हो, लेकिन दूसरी तरफ इसी एस्टैब्लिशमेंट के पास यही सियासतदान जाते हैं, यही से इक़्तिदार लेते हैं। क्या अवाम को ये बात समझ नहीं आती? देखिए, ये बात ना अवाम को समझ आती है, न इस्टेब्लिशमेंट को समझ आती है और न सियासतदानों को समझ आती है। मियां नवाज शरीफ माजूल हुए और जीटी रोड पर निकले, वोट को इज्जत दो का बयानिया उठा लिया, ठीक, तो उनके साथ एक जम गफीर निकल आया था। यकीनन उन्हें बड़ी पजीराई मिली थी। 15 सीटों पर पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था, 14 मुस्लिम लीग नून ने जीते थे। क्या आज वो 3 सीटें जीत सकते हैं अगर फेयर इलेक्शन हो? दूसरी बात ये कि इमरान खान ने जब नाकाम तरीन हुकूमत को, जब उनकी नाकाम तरीन हुकूमत ख़त्म हुई और वो अपने ज़रूरतों के तहत एक बागी बनकर सामने आए, एक इनकलाबी बनकर सामने आए जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, उस इनकलाब के पीछे तो उनका बयानिया खुलकर सामने पड़ा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, सियासतदान सारे चोर डाकू है। तो इसके बावजूद भी उनकी एक कहीं ना कहीं मजबूत मकबूलियत मौजूद है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है और पंजाब में भी है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम नाकाम हो चुका है। सिस्टम को असरनो तरतीब देना पड़ेगा, सियासी लोगों को स्पेस देना पड़ेगा, पार्लियामेंट और आईन कानून को बालादस्त बनाना पड़ेगा। यानी ये इस वक्त सिस्टम के खिलाफ एक एहतजाज है। ये एहतजाज कभी नवाज शरीफ का साथ देता है, कभी इमरान का साथ देता है। आज भी आप इमरान खान को इक़्तिदार में ले आए
और वो इस सिस्टम की हमायत करें, तो फिर आप देखें कि इमरान खान के साथ वही होगा जब वो 15 में से 14 सीटें हार गया था। गो कि ये मकबूलियत जो है ये किसी नजरिए की मकबूलियत नहीं है, किसी जुमाती मंशूर की मकबूलियत नहीं है, ये महज सिस्टम से तंग आए हुए अवाम की एक राय है, एक मजमूई राय है जो इधर उधर हो जाती है। आज भी आप इमरान की जगह नवाज शरीफ को ले आए, नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ की जगह इमरान को ले जाए, ये मकबूलियत फौरी तौर पर तब्दील हो जाएगी। गोया सारा मसला सिस्टम का है, अफराद का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर काज़मी साहब, अगर हम सैलाब की बात करें, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित में, कश्मीर में, हमें यह नज़र आता है कि हमारे जो सिविल इदारे हैं, सिविल हुकूमतें होती हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसे मौके पे ना होने के बराबर होती है। आज भी पाक फ़ौज के जवान आपको नज़र आते हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी देते हुए, लोगों को रेस्क्यू करते हुए, दूर दराज के इलाकों में जाके लोगों को खैमे और खुराक देते हुए। फिर हम क्यों ये बात कहते हैं जनाब कि जी हमने अपने सिविल इदारे मजबूत कर लिए हैं, हर काम में आपको ज़रूरत फ़ौज की पड़ती है? जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। एक अगर आप खैबर पख्तूनख्वा को ही देख लें, ये कोई सैलाब आया है, यकीनन है कि ये नेचुरल आफत है, उसके नतीजे में नुकसान भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें तो आपको इंक्रोचमेंट भी नजर आ रही है, बिल्कुल, और या इवन समटाइम जो दरिया की जगह है वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है। फिर वहां से जो जंगलात काटे जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से बड़े पैमाने पे, और यही हाल आपको दीगर जगहों पे भी नजर आता है। तो ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, और उस वक्त इनको याद आता है कि जब कोई मुसीबत सर के ऊपर आ जाती है। एट द सेम टाइम एनडीए में हो जाए, पीडीएम में हो जाए, इनके बड़े बड़े बजट हैं, अफसरान को गाड़ियां मिली हुई हैं, तो इनका भी काम है ना कि ये कोई प्रिडिक्ट तो करें, कोई बताएं तो सही, कोई अर्ली वार्निंग तो आए। अचानक आता है सैलाब, चाहे पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, और उसमें जो है आम जो लोग हैं उनकी जानें भी जाती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। पर आज अगर वहां पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी किसी का शुक्रिया अदा कर रही है तो वो फौज का ही शुक्रिया अदा कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक सबक है सबके लिए कि आपका इख्तलाफ हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट से, आप उन पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे चीजों को उस नहज पे ना लेके जाएं जहां पे पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि नुकसान होना शुरू हो जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जिधर चाहे पंजाब में हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा में देखा, खुदा ना खास्ता सिंध हो, वहां पे भी आपको फौज नजर आती है। तो इन सारे कामों के लिए तो वो फौज पे किसी किस्म का कोई इतराज नहीं करते। हाँ, जब इक्तदार में आने की के लिए उनकी मदद नहीं होती तो फिर वो सारी साइडों से फौज के ऊपर तनकीद भी होती है। बिल्कुल ठीक है। फिरोज तासा साहब, अली मीन गंडापुर साहब ने कुछ रोज पहले ही बड़ा सख्त बयान दिया था जी कि हम टेररिज्म से खुद निमट लेंगे, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे फौज की मौजूदगी, लेकिन आज शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है सिर्फ सैलाब से निमटने के लिए जो फौजी जवान जगह जगह पहुंचे हैं उसका। इसमें सर दो तीन चीजें हैं। मतलब फौज जो है वो भी आपके इस मुल्क का एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से उसको सैलरी तो मिलती है, इन्हीं लोगों से जो मुश्किल में होते हैं। और फौज की ट्रेनिंग क्योंकि ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, उनके पास इंजीनियरिंग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पुल बनाने हैं, आपने आके लोगों को रेस्क्यू करना है, वो टफ लोग होते हैं, ट्रेनिंग उनकी बड़ी अच्छी होती है, डिसिप्लिन लोग होते हैं। जितना उनके पास डिसिप्लिन और अच्छे ताकतवर जवान मौजूद है आपके यहाँ बाकी मुल्क में नहीं होते। दिस इज देयर जॉब। हर वक्त जंग नहीं लड़े होते, मतलब आप जंग को हम कितने अर्से बाद लड़ी है। बाकी आप अगर सिविल एड को आते हैं तो मैं इसको कोई ऐसा चीज नहीं समझता। हमारे यहाँ ये बिल्कुल हमेशा डिबेट होती है कि देखे फौज को बुला लेते हैं इन कामों के लिए, फ्लड के लिए, फलां के लिए। अमेरिका में नहीं बुलाई गई थी सर, अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है ना। जब वहां पे इसी तरह के वो इश्यूज आते हैं, वो फ्लड्स आते हैं, वह सुनामीज आते हैं, मतलब दरिया या उनके जो भी हैं, वो कई दफा बुलाई, अभी रिसेंटली बुलाई गई थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि फौज को बुला लेना इतना बड़ा हम समझ लेते हैं, इसको इशू बना के पेश करते हैं कि जैसे फौज ने मेरा बुला तो हम लेते हैं, लेकिन बुलाने के बाद जब हमें मौका मिलता है तनकीद हम बड़ी करते हैं, हमें जरूरत नहीं है जो नहीं जो उसने अख्तर ने बात की उसको समझने की जरूरत है। तनकीद किस बात पे होती है फौज पे? फौज के सियासी तौर पे होती है। क्योंकि जब सियासत में जब वो मतलब सियासतदानों की तरह वो एक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब सियासतदानों की तरह एक सियासी रोल लेंगे और फिर वो बैठ के इस तरह जो चीजें करेंगे, उस रोल पे होती है। वो चाहे इमरान खान को सपोर्ट दें, वो शहबाज शरीफ को दें, जरदारी साहब को, जिसको भी दें, दैट्स वेयर इज द क्रिटिसिज्म आती है। बाकी अदरवाइज फौज के रोल से, उसकी बहादुरी से, अभी जंग जीती है इतनी बड़ी, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरे मुल्क को दे मेड प्राउड ऑफ अस, फौज की रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई है। तो मसला पॉलिटिकल रोल की डिस्कशन का है। मसला ये अगर सिविल एड को आते भी हैं
तो इसको मैं नहीं समझता कि हमें ये समझना चाहिए कि पंजाब में भी जा सकते हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, हर जगह। रीजन ये है कि वो डिसिप्लिन्ड आर्मी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास वो उसमें इक्विपमेंट भी है, और उनके पास जवान भी हैं, बहादुर भी हैं, जो लड़ भी सकते हैं, वहाँ स्विमर्स भी हैं, कश्तियां भी हैं, उनके पास सब टूल्स हैं। इतने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास टूल्स नहीं हो सकते। और वैसे भी जो बात मैं उस तक हद तक मैं एग्री करता हूँ, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब सियासी बुनियादों पे आप BC SP वहां पे लगाएंगे, फिर सिविल डिफेंस का महकमा नहीं होगा, पॉलिटिकल भर्तियां करेंगे, तो फिर क्या आप उनसे तवक्को करेंगे? वो तो फिर आम लोगों की तरह वो भी वल्नरेबल है। ये तो बल्कि उल्टा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी तो ये खुद डूब जाएगी पानी में, सैलाब में, या उसमें ये क्या रेस्क्यू करेगी? सो आर्मी का आना मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इसको इतना बड़ा एक ये बना के पेश करना चाहिए कि देखें KPK ने बुला लिया, पंजाब ने बुला लिया। भाई ये अमेरिका बुला लेता है सर, इमरजेंसी के दिनों में इस तरह की अमेरिका अपनी आर्मी को बुला लेते। दुनिया का कौन सा मुल्क नहीं बुलाता कि आए और एड को, और वो जाते हैं और बड़े खुशी से जाते हैं, और उन्हें जाना भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो KPK में गए हैं तो इससे ये बहुत बड़ा एक वो है। दैट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। मैं बिल्कुल प्रोग्राम को चूंकि वक्त खत्म हो गया, हमाद हसन साहब मैं चाहूंगा आपसे जरा आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें। इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, खास तौर पर अगर मालाकन डिवीजन की बात की जाए, सैलाब की भी, और जो टेररिज्म के खिलाफ हमारे इकदाम थे उसकी भी। देखिए, दो बड़े डेवलपमेंट्स आज और कल से हो रहे हैं। एक तो जो फौजी दस्ते आए हैं फ्लड एरिया में जहां पर तबाही फैली है, उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया है। एक तो उनका सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट है, उन्होंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है कि बहुत सी लाशें, यानी ये लाशें बहुत ज़्यादा है, जो बताया जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा है, वो गायब है, उनको ढूंढ रहे हैं और बहुत से मिलने भी लगी है। इसके साथ साथ उनके इंजीनियरिंग कोर ने जो पुल और सड़कें बह गई थी उसमें से तकरीबन 50% की मुरम्मत कर ली है NHA और CNW के साथ मिलकर। इसके साथ तो तमाम इलाकों में जहां पर बहुत तबाही हुई है वहां पर उनके जो अपने डॉक्टर्स भी आए हैं, जो लोकल सिविलियन डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद भी हासिल कर ली है और जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स बनाए लिए हैं। इसके साथ अल-खिदमत फाउंडेशन भी काम कर रही है, जो रजाकार है, सवाबी मर्दान चारसदा इजला से लोग आए हैं, वो भी साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाजवड़ में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई है कि वो इलाके जो दहशतगर्दों के कंट्रोल में थे या वहाँ पर दहशतगर्द बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनकी तादाद 2 से 4 हज़ार तक है। बुनियादी तौर पर लगड़ाई रोड जो है, जो तुर्क से आगे है, ये रोड बंद थी और इस रोड पर जगह जगह उन्होंने कुछ बारूदी सुरंगें बिछाई थी और ये रोड मतलब एक क्लियर नहीं था। उस रोड को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया गया है। अब फौज ऊपर के जो इलाके हैं जिसमें गाखी है, जिसमें खजागर है, ये इलाके जो दहशतगर्दों के पास थे, अब वो इलाके मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिए गए हैं। ऐसे महसूस हो रहा है कि बाजवड़ का तकरीबन 80-90% इलाका क्लियर हो गया है। हमाद हसन साहब, रऊफ क्लासा साहब, अतर काजमी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।